मैं विकास शर्मा, ज्योतिष आचार्य, आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जिन दर्शकों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जो दर्शक मेरे चैनल से आज जुड़ रहे हैं और वो ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाएं, जहां मैंने बेसिक पार्ट उसका डाला हुआ है। वहां से आप देखेंगे तो आपको जो है ज्योतिष समझ में आने लगेगा। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं मैं, एक मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है मून और राहु कंजक्शन के बारे में, डिफरेंट हाउसेस में क्या है। दूसरा उनका क्वेश्चन है कि जो अभी एक्लिप्स हुए हैं, ग्रहण पड़े हैं, क्या ये भारत में दृश्यमान थे या नहीं थे। तो मैं पहले इसी सवाल का जवाब देता हूं। ये जो ग्रहण पड़े हैं अभी मार्च के अंदर, दो ग्रहण पड़े हैं। पहला चंद्र ग्रहण जो 14 मार्च को पड़ा और दूसरा सूर्य ग्रहण जो 29 मार्च को पड़ा। ये दोनों ही ग्रहण जो है आंशिक ग्रहण थे, भारत में दृश्यमान नहीं थे। और तीसरा जो पड़ेगा वो पड़ेगा 21 सितंबर को, वो भी भारत में दृश्यमान नहीं होगा। तो ये आंशिक ग्रहण की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं अगर इनके प्रभाव की, तो इनका प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि ग्रहण भूभाग के किसी भाग पर पड़ता है तो इसका प्रभाव जो है अवश्य देखने को मिलता है। लेकिन इसका प्रभाव व्यक्तिगत कुंडलियों पर नहीं पड़ता। वैश्विक जो इस तरह की जो कुंडलियां होती हैं, किसी राष्ट्र की कुंडली या जो विश्व के संदर्भ में जो देश है उनकी कुंडली, उनके संदर्भ में ये ग्रहण का जो है बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये प्रभाव किस प्रकार का होता है उसको समझते हैं। देखिए, अभी इसके प्रभाव के कारण जो है युद्ध आदि घटनाएं देखने को मिलती हैं। किसी देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देखने को मिलता है। किसी हेड ऑफ द स्टेट, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपने पद से हट सकते हैं या उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। देश के अंदर कहीं पर जो है अराजकता का माहौल दिखाई दे सकता है। घरेलू हिंसा हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्याएं, साथ ही साथ सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या वर्षा का कम या अधिक होना, सूखा पड़ना, ये सारी बातें ग्रहण के संदर्भ में देखी जाती हैं। तो मैंने आपके जो दूसरा आपने जो पूछा क्वेश्चन, उसका मैंने आपको जवाब दिया कि यह भारत में दृश्यमान नहीं है, लेकिन प्रभाव इसका भारत और अन्य देशों पर व्यापक तौर पे देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा वर्तमान स्थिति में जो विश्व की स्थिति है वो कैसी है। दो जगह पर युद्ध है और अभी जो वर्ल्ड की सुपर पावर है अमेरिका, उसका राष्ट्रपति भी चेंज हुआ है और ट्रंप वापस से चुनकर आए हैं और अनप्रेडिक्टेबल नेचर है ट्रंप की। तो इस प्रकार का ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा, सभी जगह महंगाई बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। बात करते हैं तो इसी कारण से पब्लिक में अनरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है और बहुत ज्यादा उथल पुथल रहने वाली है भारत की राजनीति में इस संदर्भ में। ठीक है, और किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति का पद जो है जा सकता है या उसके जीवन को किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना दिखाई देती है। तो ये तो था आपके पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न का आंसर। अब आपके पहले प्रश्न के ऊपर आता हूं। आपने पूछा मून और राहु। ऐसे ही एक और व्यूअर्स हैं मिस सानवी, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर सन और राहु का कॉम्बिनेशन बताइए। तो दोनों ही मैं सवालों को यहां लेता हूं। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सन क्या है, मून क्या है और राहु क्या है। तो एक छोटा सा हम इसको समझ लेते हैं। सन क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एम्बेसडर्स, चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये सब हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं। हेड ऑफ द फैमिली भी होते हैं, जैसे फादर। ठीक है, या फादरली फिगर, जो अगर फादर नहीं है किसी घर में तो जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो उस घर को लीड करता है वो, इसको सन को किंग भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सन एक राजा भी है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, सन हमारी आईज है, हमारे बोन है। ठीक है, जो बोनी स्ट्रक्चर है वो सन के कारण है। ये आईज को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ल्यूमिनस है। ठीक है, प्रकाश है। सन जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो ब्रेन वाला पार्ट है स्कल, इसको भी सन रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ईगो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं और भी बहुत सारी बातें इन जनरल में आपको बता रहा हूं। ये बातें सन रिप्रेजेंट करते हैं। अब मून क्या है? सन किंग है तो मून जो है क्वीन कहलाती है, रानी कहलाती है। ठीक है, मून इज मदर। मदरली फिगर जितनी भी लेडी है वो सब जो है चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, साथ ही साथ ब्लड फ्लो को जो है चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। जनरल हैप्पीनेस को चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चंद्रमा भी एक आइज है, ल्यूमिनस है क्योंकि सन से ये पावर लेता है, फिर एमिट करता है उसको। तो चंद्रमा को भी आंख कहा गया है। ठीक है, चंद्रमा चेस्ट भी है, माइंड भी है, इमोशंस भी है। ठीक है, ये तो हो गया सन और मून के संदर्भ में। आप समझते हैं राहु क्या? देखिए, राहु एक मेलेफिक प्लैनेट है और मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट की श्रेणी में आता है। राहु को शनि के समान कहा गया। महर्षि पराशर ने
राहु को शनि के समान माना है। इसको कहा है शनिवत राहु। जैसे शनि के अंदर गुण है वही राहु के अंदर है, लेकिन राहु में शनि से एक स्टेप और आगे गुण और विद्यमान है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डायमंड है, आप सभी लोग जानते हैं। राहु को ड्रैगन हेड कहते हैं, केतु को ड्रैगन टेल कहते हैं। ठीक है, सांप के ऊपर का हिस्सा राहु है, सांप के नीचे का हिस्सा केतु है। ठीक है, और क्या है ये, क्योंकि कोई बॉडीली प्लैनेट नहीं है, ये शेडोई प्लैनेट है, तो ये ब्लैक शेडो है। जिस भी ग्रह के ऊपर इसकी छाया पड़ती है उसको दूषित करता है। ये जिस भी भाव में बैठ जाता है उसको दूषित करने का कार्य करते हैं राहु महाराज। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं जो होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। जब इनकी दशा या अंतरदशा या महादशा आती है तो व्यक्ति का जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो सोच नहीं पाता कि मैं क्या करूं, और अननोन फियर से उसको समस्या होने लगती है। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक अननोन फियर लगातार बना रहता है राहु के दशाओं में, महादशाओं के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, बहुत ही ज्यादा नोटोरियस है और बहुत ही अच्छा एक कलाकार है, एक एक्टर है, और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी करने में माहिर है। ठीक है, हर वक्त जो है षड्यंत्र करने की स्थिति में रहता है, डिच करने की स्थिति में रहता है। तो राहु का यही प्रभाव है और बहुत ही एक्टिव है ये जो है। ठीक है, एक्टिव उस सेंस में नहीं है क्योंकि लंबे टाइम तक रहते हैं तो वैसे शनि के समान है, लेकिन एक्टिव इन द सेंस कुछ ना कुछ जो है गलत सोचना, गलत करना इनका स्वभाव है। ठीक है, और बहुत बलवान हो जाते हैं क्योंकि निशाचर हैं तो रात्रि में बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं। तो ये तो था राहु के बारे में। और राहु ही एक ऐसे प्लैनेट है, राहु केतु, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो ग्रहण लगने का मतलब कि जब राहु के साथ सूर्य होंगे या राहु के साथ चंद्रमा होंगे तो सूर्य वीक हो जाते हैं, चंद्रमा वीक हो जाते हैं। अब आपने पूछा कि चंद्रमा के साथ राहु का कॉम्बिनेशन अलग अलग भावों में क्या होता है, तो ये बहुत मुश्किल बात है क्योंकि मुझे आपका असेंडेंट नहीं मालूम है। मुझे ये नहीं मालूम कि आपका चंद्रमा राहु के साथ तो बैठा है, लेकिन किसी और ग्रह के प्रभाव लेके तो नहीं बैठा, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है ना, कौन से भाव के अंदर बैठा हुआ है, किस ग्रह के प्रभाव लेके बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें, राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं होता, ये जिस घर में बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं, उसके ऑनर का प्रभाव अपने अंदर ले लेते हैं और फिर अपनी तरीके से उसको देते हैं। ये राहु केतु का काम है। ठीक है, तो जब राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, तो चंद्रमा बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है, और खासकर अगर चंद्र लगन हो तो व्यक्ति जो है, क्योंकि लगन शरीर होता है तो व्यक्ति के अंदर रोग आ जाता है जन्म से। ठीक है, ऐसा रोग दे देंगे जो है ठीक होने की स्थिति नहीं होगी और जीवन भर व्यक्ति जो है उस रोग से पीड़ित होगा। और बहुत ज्यादा दूषित हो गया, शनि आदि के प्रभाव में आ गए तो व्यक्ति जो है जन्म में जो है उसको छोटी उम्र में ही उसकी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो चंद्र और राहु जब पहले भाव के अंदर बैठते हैं और अगर कोई शुभ ग्रह उनके प्रभाव में नहीं है तो कोई ना कोई रोग दे देंगे। दूसरे भाव में बैठेंगे तो आपकी वाणी को दूषित कर देंगे, आपके फैमिली के अंदर जो है डिस्प्यूट्स होंगे, खासकर जो है फीमेल्स के अंदर नहीं बनने वाली है आपस में, जो कुटुंब के अंदर औरतें होती हैं उनकी आपस में कभी नहीं बनेगी। ठीक है, वाद विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे प्रॉपर्टीज को लेके। थर्ड हाउस में जब जाते हैं तो आपके पराक्रम को जो है गलत दिशाओं की ओर ले जाते हैं। ठीक है, फोर्थ हाउस में जाते हैं तो आपके भूमि की, भवन की, आपकी मदर की कंडीशन होगी बहुत अच्छी नहीं होगी, उनकी सेहत खराब हो सकती है। पांचवें भाव के अंदर आपकी शिक्षा को कम कर देंगे, या आपकी संतान है तो संतान के स्वास्थ्य को समस्या हो सकती है। छठे भाव में जाएंगे तो बहुत बड़े शत्रु दे देते हैं, है ना। व्यक्ति के पास जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उधार लेने की उसमें होता है ना, बहुत ज्यादा डेट में आ जाता है। तो इस प्रकार का जो है सेवंथ में जाएंगे तो आपके जो रिलेशन होंगे अपने पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ वो अच्छे नहीं होते हैं। 8 में जाएंगे तो कुछ ना कुछ सस्पिशन वाला समस्या दे देते हैं, है ना, क्योंकि चंद्रमा भी 8 में आ गए तो ये जो है आयु के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर शुभ होके बैठे हैं तो फिर जो है कुछ ना कुछ तो अच्छा पार्ट जो है होता ही है सबके अंदर, तो ऑकल्ट की तरफ जो है आपको ले जाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, पराविद्याओं की तरफ, और वो भी निम्न स्तर का जो होता है, जादू टोना मंत्र, इस तरीके का जो है छोटे छोटे जो देवी देवता होते हैं, डेमीगॉड्स होते हैं, उनको खुश करने वाले जो होते हैं, शमशान में पूजा करने वाले, इस तरीके का बनाने का प्रयास करते हैं। 9वें भाव में अपने धर्म से दूर ले जाते हैं चंद्र राहु जब होंगे। ठीक है, दशम के अंदर होंगे तो आपका जो ऑफिस का या जो एटमोस्फेयर है वो अच्छा नहीं होगा, आपके बॉसेस जो है आपके सहयोग में नहीं होंगे, आपके नीचे वाले आपके सहयोग में नहीं होंगे। कहीं ना कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, 11th में होते हैं, 12th में होते हैं तो बहुत ज्यादा लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। आप बिना किसी बात के इधर उधर घूमते रहेंगे और अचानक से जो है बहुत ज्यादा खर्च करने वाले होंगे। तो इस प्रकार की समस्याएं 12th हाउसेस में देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया एक सामान्य चर्चा है, सामान्य बात है। इस पोजीशन पे बैठे, नेगेटिव प्लैनेट कितना बलवान होकर बैठा हुआ है और पॉजिटिव प्लैनेट कितना वीक होकर बैठा हुआ है, इस बात पे भी डिपेंड करता है।
अगर नेगेटिव प्लैनेट बहुत बलवान है और पॉजिटिव प्लैनेट वीक है तो रिजल्ट और ज्यादा वर्स्ट होने की कंडीशन होती है। लेकिन अगर जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो बलवान हो गया, नेगेटिव प्लैनेट उतना बलवान नहीं है, या दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत अच्छा है, तो यही जो मैंने बोला ये बहुत कम होगा, कुछ अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। ये सब बात करते हैं कि दोनों ग्रहों में जो नकारात्मक जो ग्रह है, नेगेटिव प्लैनेट है, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको बार बार जब हम पढ़ते हैं, बार बार हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो हमको समझ में आती है। ठीक है, यही जो है सन के साथ भी है। अगर सन राहु पहले घर के अंदर बैठ जाते हैं तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं। अगर बहुत ज्यादा खराब स्थिति में राहु बहुत बलवान होकर बैठा हुआ है और सूर्य के साथ बैठा हुआ, तो धन तो देगा, लेकिन धन जो है रोग आदि में खर्च होता है, मान सम्मान की हानि दे देता है। तो इन जनरल मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, और मैंने जो आपका क्वेश्चंस के आंसर दिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ अगर आप ज्योतिष से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है एस्ट्रोलॉजी को लेके, कोई क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शो ऑफ नहीं है, सरलतम शब्दों में, आसान शब्दों में मैं ज्योतिष को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिष में क्या है, अंधविश्वास बहुत आ गया है। अनेक प्रकार की जो है ज्योतिष को लेके बहुत ज्यादा जो है संकीर्णता लोगों के दिमाग में है। तो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग बहुत सारे हैं। बहुत अच्छे ज्योतिष में जो गुरु आचार्य हैं वो है, शायद वो सामने नहीं आते। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है तो बहुत बड़ी विद्या है। आप इसको समझें, कम से कम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे आप जब खुद अपनी कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।